Hello everyone, this is Shruti and welcome to Mentis Galaxy. This is fourth part of your thermodynamic series. ये वीडियो पहले वीडियोस के कंटिन्यूएशन है. अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी इस वीडियो को समझने में. तो आई विल रिक्वेस्ट यू पहले आप वो सारे वीडियोस देखिए और फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट अब देखिए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. पहले फटाफट देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या देखा हुआ है. हमने देखा है बेसिक, हमने इंट्रोडक्शन लिया था थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने बेसिक टर्म सीखा था कुछ, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन और इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, और भी बहुत कुछ हमने देखे थे. फिर उसके बाद हमने देखा था कि वर्क डन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है. यहाँ पे फिर हमने ग्राफ्स ऑफ वर्क डन भी पढ़ लिया था. ठीक है, उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा. देन हमने इंथैल्पी देखा था, इंथैल्पी क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है देखा था, थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है वो देखा था. ठीक है, और ये हीट कैपेसिटी इंथैल्पी पढ़ते टाइम हमने एक चीज देखा था कि जो हीट होता है, ये हीट होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंथैल्पी बोल देते हैं. ठीक है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंथैल्पी बोल देते हैं. सिमिलरली हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं. ये कैसे आया था, हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा डेरिवेशन देखा हुआ है इसका. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए. ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में ये थर्मोकेमिस्ट्री जो शुरू किया था वो खत्म नहीं हुआ था, तो वो थर्मोकेमिस्ट्री को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आज क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, और उसमें हम लोगों ने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पिछले क्लास में भी देखा था, उसको और एक बार अच्छे से देखेंगे. और उसके बाद हम लोग आज बहुत सारे टाइप्स के इंथैल्पीज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. अब देखो, ये वाला पीपीटी हमने पहले भी देखा हुआ है. ठीक है, ये वाला स्लाइड जो है वो हमने पहले भी देखा हुआ है. यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो डेल्टा एच होता है वो इक्वल होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. अब यहाँ पे डेल्टा एन जी, डेल्टा आर और टी, डेल्टा आर सॉरी नहीं, आर और टी क्या होता है ये सब हमने पिछले वीडियो में देख रखा है. ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देखो जाके. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था. उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था आपको, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमारा डेल्टा एच होता है और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा डेल्टा यू होता है. ये हमने देखा था. ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आज के वीडियो में मान लो हम लोग जो आज देखने वाले हैं वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ही पढ़ेंगे आगे थोड़ा. और मान लो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, लेट्स सपोज आपका जो रिएक्शन है वहां पे हो रहा है ऐसा कुछ रिएक्शन है. यहाँ पे ए प्लस बी से हमारे पास कुछ भी हो रहा है, मान लो सी प्लस डी, सी प्लस डी, और एक ले लेते हैं ई. ठीक है, ये सारे हमारे बन रहे हैं, मतलब ए प्लस बी से हमारा सी डी ई बन रहा है, और ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है. ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए अगर हमें बोल दिया जाए इंथैल्पी निकालने के लिए, उसके लिए हमने ये प्रीवियस ये वाला जो इक्वेशन था ये हमने देखा, ये एक इक्वेशन है अपने पास. ठीक है, अब हम और एक तरीका सीखेंगे. ठीक है, इसका एक जो जनरल बेसिक इक्वेशन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. क्लियर, क्या बोला मैंने, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, पूरे रिएक्शन का डेल्टा एच निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पूरे रिएक्शन का अगर मुझे डेल्टा एच निकालना हो, यहाँ पे डेल्टा एच निकालना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रोडक्ट के इंथैल्पी को रिएक्टेंट के इंथैल्पी से माइनस कर दो, आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा. क्लियर, अब देखो ये हमने पढ़ा था रिएक्शंस कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ठीक है, और इट कैन बी न्यूट्रल एज वेल. तो हम लोग यहाँ पे अभी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक पे फोकस करेंगे. ठीक है, मान लो कब आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और कब आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा. ठीक है, एंडोथर्मिक होगा.
ठीक है, पूरा ही लिख देती हूँ, एंडोथर्मिक होगा। अब देखो एक्सोथर्मिक होने के लिए आपके पास केस क्या है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक मतलब होता है ना, उस रिएक्शन से हीट रिलीज हो रहा है। मतलब जब ए बी मिल के सी डी ई बना रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब बताओ हीट रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, हीट रिलीज हो रहा है मतलब Q का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हीट रिलीज हो रहा है मतलब Q का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, मैंने दे दिया। केमिस्ट्री में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग सिस्टम के बारे में सोचते हैं। ऐसे सोचो एज इफ यू आर द सिस्टम। ठीक है, यू आर द सिस्टम। मान लो इस बॉक्स के अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो आप मान लो ये बॉक्स आप खुद हो। ठीक है, क्या मानोगे आप, ये बॉक्स आप खुद हो। तो अब बताओ इस बॉक्स में से अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है मतलब आपने हीट दे दिया। बॉक्स आप खुद हो मतलब इस बॉक्स से हीट रिलीज हो रही है मतलब आपने ही हीट दे दिया। तो आप क्या हो गए, दे के आप क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, आपने हीट दे दिया, आप क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एक्सोथर्मिक के केस में। ठीक है, एक्सोथर्मिक के केस में हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये हीट को अगर मैं एट कांस्टेंट प्रेशर पकड़ लूं तो ये क्या बन जाता है, डेल्टा एच बन जाता है। जी बिल्कुल, डेल्टा एच बन जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारा डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारा डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, हीट जो है वो रिलीज होता है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या जाना कि एक्सोथर्मिक के लिए हमारा जो है डेल्टा एच वो नेगेटिव होता है। वेरी गुड। और इसका ही उल्टा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होगा और आपका जो डेल्टा एच होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अब देखो डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों हो रहा है, सेम रीजन है, क्योंकि यहाँ पे क्यू पॉजिटिव होगा इसलिए डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो आगे, जब आपको पता चला डेल्टा एच, एक्सोथर्मिक की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपको पता चला, यहाँ पे मैं एक डिवाइडर बना दूं, अगर आपको पता चला ये डेल्टा एच आपका क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या है आपका, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कब होगा, आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। तो ये नेगेटिव कब होगा, डेल्टा एच रिएक्शन आपका नेगेटिव कब होगा, जब ये वाला पार्ट डेल्टा एच रिएक्टेंट वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू डेल्टा एच प्रोडक्ट के, है ना, होता है ना। अगर आप यहाँ पे 2 ले लो, माइनस है आपका यहाँ पे बाई चांस 5 है। ठीक है, डेल्टा एच रिएक्शन आप लोग क्या मान ले रहे हो, 5 है और डेल्टा एच प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में वैल्यू लाने के लिए क्या होगा, आपको हमेशा ये वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है, उसको हमेशा क्या आना होगा, नेगेटिव आना होगा, तभी जाके ये टोटल डेल्टा एच रिएक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो डेल्टा एच रिएक्टेंट है इसका वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेल्टा एच प्रोडक्ट। इसको लिख लो, डेल्टा एच रिएक्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा डेल्टा एच प्रोडक्ट से। क्लियर। अब इसी का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच को अगर पॉजिटिव करना हो तो क्या करना होगा हमें, डेल्टा एच प्रोडक्ट को बड़ा बनाना होगा, है ना, डेल्टा एच प्रोडक्ट को बड़ा बनाना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा डेल्टा एच रिएक्टेंट से। इज दैट क्लियर, समझ में आया, चलो बढ़िया है। अब इतना हो गया, अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच, मतलब डेल्टा एच को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, डेल्टा एच जब भी मैं बोलूंगी तो आपको मान लेना है कि मैं डेल्टा एच रिएक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको क्या मानना है कि मैं डेल्टा एच रिएक्शन की बात कर रही हूँ। तो बताओ क्या क्या फैक्टर जो है वो डेल्टा एच को अफेक्ट करेगा, वो अभी हम लोग फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले तो
हेडिंग डालो। अच्छा, मैं जो लिख रही हूँ बस आपको देखना नहीं है, आपको भी अपनी कॉपी में लिखते हुए जाना है। सबसे पहले जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच में जो है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, अमाउंट, या फिर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फिजिकल स्टेट, ठीक है, या फिर अमाउंट ही देख लेते हैं। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या देख लेते हैं, अमाउंट, पूरा लिख दूं क्या, चलो पूरा ही लिख देती हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्लियर, क्या है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पहला फैक्टर क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखो मान लो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया, HCl कैसे फॉर्म होता है उसका रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, किससे फॉर्म होगा, H2 प्लस, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, क्या लेते हैं हम लोग, H2 प्लस Cl2 आपका क्या दे देगा, क्या दे देगा, HCl दे देगा, क्या दे देगा हमें, HCl दे देगा, ठीक है। अब देखो H2 और HCl मिला के क्या देगा हमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl देगा। इज दैट क्लियर। अब देखो अगर मैंने बोला कि यहाँ पे इसका वैल्यू को मैंने अगर हाफ कर दिया, अभी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बन रहे थे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मुझे सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl चाहिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl चाहिए, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे H2 और ये Cl2 दोनों में हाफ हाफ इंटू कर दोगे, है ना, हाफ हाफ इंटू कर दोगे, मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl दे रहा है हमें मिलके, HCl दे रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब देखो इस केस में जो डेल्टा H आता है, पहले वाले केस में जो डेल्टा H आता है वो आपका नेगेटिव ऑफ 184.62 किलो जूल पर मोल आता है, ठीक है। और जो सेकंड वाले केस का जो डेल्टा H है ये आता है इसका एग्जैक्टली हाफ, ये क्या आ रहा है, इसका एग्जैक्टली हाफ। अब देखो यहां से अब हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे, ठीक है, कुछ चीजें सीखेंगे। क्या हुआ यहाँ पे, पहला वाला रिएक्शन में क्या हो रहा था, आपका जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था दूसरे वाले रिएक्शन में हमने उसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया, क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। देखो यहाँ पे जो भी था, मैं ग्रीन कलर लेती हूँ, यहाँ पे जो भी रिएक्शन था हमने क्या कर दिया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पहले वाले रिएक्शन को जब हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये क्या आ गया, दूसरा वाला रिएक्शन आ गया, क्लियर। तो यही चीज हम डेल्टा H के साथ भी करेंगे, डेल्टा H मतलब डेल्टा H रिएक्शन, रिमेंबर दैट, डेल्टा H रिएक्शन के साथ भी हमने क्या किया, पहले हमारे जो भी वैल्यू आ रहा था उसको हमने अगर हाफ कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर रिएक्शन हाफ हो रहा है, रिएक्शन में अगर अमाउंट यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर हाफ हो रहे हैं तो आपका ये भी डेल्टा H भी हाफ हो जाएगा, क्लियर, समझ में आया, इतना इजी था, कोई झोल झमेला नहीं है यहाँ पे, सिंपली अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ हो रहे हैं तो यहाँ पे आपका डेल्टा H भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ये हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दूसरा फैक्टर क्या अफेक्ट करता है, दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है आपका फिजिकल स्टेट। दूसरा फैक्टर क्या अफेक्ट करता है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। क्या है ये, दूसरा हमने क्या देख लिया, क्या किससे अफेक्ट होता है, ये फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, मान लो आपने वाटर बनाया, क्या बनाया आपने, वाटर बनाया, वाटर कैसे बनाते हैं हम लोग, H2 और O2 मिलके क्या बन जाता है हमारा, H2O बन जाता है, ठीक है ना, H2 और O2 मिलके हमारा क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, और ऑक्सीजन को हम लोग क्या लेते हैं, हाफ लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज,
यहाँ पे मैं इसको सेम चीज को एक बार और लिख देती हूँ, अगर हाफ O2 मिलके क्या बना रहा है आपका, वाटर बना रहा है। अब देखो यहाँ पे H2 किस फॉर्म में रहता है, H2 आपका किस फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में रहेगा। नेचुरली H2 किस फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में रहेगा। क्लियर। और आपका वाटर किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो नेचुरली जब भी आप वाटर फॉर्मेशन कर रहे हो, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस ले रहे हो, ऑक्सीजन गैस ले रहे हो, कंबाइन कर रहे हो और लिक्विड वाटर फॉर्म कर रहा है। क्लियर। अब देखो इस वाले रिएक्शन में, ये सेकंड वाले रिएक्शन में मान लो मैंने क्या किया, मैंने H2 तो गैस में लिया, ऑक्सीजन गैस में लिया, वाटर को भी मुझे क्या करना है, अब गैस में ही लाना। मुझे क्या चुल मची, मुझे वाटर भी गैस में ही चाहिए। क्लियर। अब देखो वाटर तो गैस में हमने ले लिया, पर जब ये रिएक्शन, अब जो ये रिएक्शन है, ये वाले रिएक्शन का जो इंथैल्पी जो भी होगा वो पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, कैसे अलग होगा देखो बताती हूँ अभी। यहाँ पे मान लो अगर डेल्टा H की वैल्यू अगर x है, तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू y होगी, और x और y कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इज दैट क्लियर। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया, लिक्विड स्टेट उसका स्टैंडर्ड स्टेट था, हमने स्टैंडर्ड स्टेट से हटा के उसको क्या कर दिया, लिक्विड सॉरी गैसियस स्टेट में ले आए हम। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, सेम नहीं रहे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, जब भी आपको दो रिएक्शन दिया रहे तो आपको चेक करना है, सिर्फ दो रिएक्शन इक्वल होने से उनका इंथैल्पी इक्वल नहीं होगा, उनका स्टेट भी इक्वल होना चाहिए, स्टेट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अलग क्यों हुआ। ठीक है, जनरली आपका क्या होता है, गैस गैसियस हाइड्रोजन अगर आप लेते हो और गैसियस ऑक्सीजन अगर आप लेते हो, दोनों को कंबाइन करते हो तो आपके पास लिक्विड वाटर आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया, एक स्टेप और बढ़ा दिया इसमें। इसमें क्या किया आपने, एक स्टेप और बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, आपने गैस हाइड्रोजन लिया, गैस ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिलाया, वाटर बनाया। वाटर क्या बना, लिक्विड में बना। अब ये लिक्विड से आपको गैस में लाना है वाटर को। ठीक है, तो ये लिक्विड जो भी बना यहाँ पे, इसको आपको वापस से गैस में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं टेम्परेचर एक्स्ट्रा दे रहे हो, टेम्परेचर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तभी जाके लिक्विड वाटर लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जाएगा। अब जो आपने टेम्परेचर एक्स्ट्रा दिया, टेम्परेचर मतलब क्या, आपने उसमें हीट भी दिया है ना, आपने उसमें कुछ हीट दिया, हीट दिया तो यहाँ पे इंथैल्पी भी ऐड होगा कुछ। ठीक है, इंथैल्पी भी कुछ यहाँ पे ऐड होगा, और इसी तरीके से दोनों रिएक्शन की जो है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो इसको रहने ही देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको समझ में आया फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस पे कैसे डिपेंड करता है आपका इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा 2 पॉइंट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे, एक और पॉइंट देखेंगे। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, एक और पॉइंट देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं इसको सबको इरेज कर देती हूँ, सबको इरेज कर देती हूँ। फिर रुको एक बार में। क्लियर। अब देखो हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख लेंगे, फटाफट से थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये डिपेंड कर रहा होगा टेम्परेचर के ऊपर भी। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर भी हमारा इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, अभी हमने देखा, हमने टेम्परेचर लिक्विड वाटर से गैसियस वाटर बनाने के लिए जब एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया, तो उसमें क्या लगी, हमें एक्स्ट्रा हीट भी हमें देनी पड़ी। टेम्परेचर देना मतलब हीट देना। ठीक है, हीट दे रहे हैं हम उसे, अब जब हीट ले रहा है तो वो उसका इंथैल्पी भी चेंज होगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या देखेंगे, देखो मान लो आपका T1 टेम्परेचर, कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, ए से बी बन रहा है या बी से सी बन रहा है, फिर जो भी बन रहा है हमें मतलब नहीं है, कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे T1 पे आपका जो इंथैल्पी है वो मान लो डेल्टा H है, चेंज इन एंथैल्पी आपका क्या है, डेल्टा H1 है। और टेम्परेचर 2 पे इंथैल्पी चेंज आपका डेल्टा H2 है। क्लियर। अब इन दोनों रिएक्शन में यहाँ पे इन दोनों को रिलेट करते हुए आपके पास एक इक्वेशन आता है, और वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बोलता है डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू
डेल्टा H1 प्लस डेल CP इंटू T2 माइनस T1। ये क्या है आपका रिएक्शन, ये क्या आपका इक्वेशन मिला आपको। CP क्या है आपका, CP क्या है मुझे कमेंट करके बताओ, CP क्या है। ठीक है, अब चलो इसको, ये वाला जो है ये आपका इक्वेशन आ गया। दो टेम्परेचर को कोरिलेट करने के लिए आपका इक्वेशन आया है ये। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, याद रखना है। और यही इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, किरचॉफ्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब देखो ये जो है ये इंथैल्पी पे बेस्ड है। एक सिमिलर इक्वेशन किरचॉफ इक्वेशन का एक और भी है जो कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट C2, सॉरी, डेल्टा U2 इज इक्वल्स टू डेल्टा U1 प्लस CV T2 माइनस T1। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन भी आपका क्या है, किरचॉफ इक्वेशन ही है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ इक्वेशन का दूसरा रूप बोल सकते हैं आप। क्लियर, चलो इतना आपका क्लियर हो गया। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इसका क्या बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा H में आपका एक लास्ट पॉइंट बच गया, वो है आपका एलेट्रोपिक फॉर्म। क्या बच गया, एलेट्रोपिक फॉर्म। ठीक है, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, छोटा सा है। 4th नंबर पार्ट क्या है आपका, एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होता है, मतलब हर एक एलिमेंट 1 2 3 फॉर्म में भी अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि कार्बन अगर आप ले लो, कार्बन कैसे, यूजुअली कार्बन ग्राफाइट में हम लोग लेते हैं। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट हम लोग ग्राफाइट को माना है हमने। और कार्बन का एक और स्टेट है जो सबसे महंगा होता है, क्या होता है, डायमंड। एग्जैक्टली, ठीक है। तो कार्बन के आपके पास 2 या फिर बहुत सारे एलोट्रोप है, अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिया। एक क्या है, हमने क्या पकड़ा, ग्राफाइट को लिया, और एक क्या लिया हमने, डायमंड लिया। ठीक है, तो ये 2 कार्बन के जो एलोट्रोप है, इन दोनों को अगर हमने ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके अगर हमने CO2 के फॉर्म में लाना चाहा, तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा, आपका इंथैल्पी चेंज अलग अलग होगा। मैंने क्या बोला, अगर बाई चांस आपने यहाँ पे कार्बन ग्राफाइट लिया, यहाँ पे आपने कार्बन ग्राफाइट लिया और इसको आपने ऑक्सीडाइज करा, ऑक्सीडाइज करके क्या लाना चाहा, CO2 लाना चाहा। ठीक है, और अब आपके पास क्या है, कार्बन डायमंड के फॉर्म में है, पैसा वाला डायमंड है ना, महंगा वाला डायमंड। क्या किया आपने, डायमंड के फॉर्म में आपने ऑक्सीजन को लिया, और अब आप इसको जब ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लाना चाह रहे हो, तो आपके पास ये 2 रिएक्शन आ गए। अब इन दोनों रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H होगा, इन दोनों रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H होगा, डेल्टा H होगा, ये दोनों बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, सेम बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों, इसका रीजन भी आप समझो। अगर आपको ग्राफाइट को जलाना हो, ऑक्सीडाइज करना मतलब क्या होता है, बेसिकली आप लोग उसको जलाते हैं और जला के कार्बन डाइऑक्साइड का गैस आप लोग रिलीज करवाते हैं, यही होता है ना ऑक्सीडाइज का मतलब। तो जब आपने ग्राफाइट लिया, उसे ऑक्सीडाइज करवाने की कोशिश की, तो ग्राफाइट को तो आप आराम से जला लोगे, मतलब थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करो, ग्राफाइट जल जाएगा। डायमंड ले लो भाई, डायमंड को जलाने की कोशिश करो, पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे, जलेगा नहीं वो। ठीक है, तो उसको ऑक्सीडाइज करने में भाई बहुत खतरनाक तकलीफ होती है। ठीक है, क्योंकि डायमंड इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन। ठीक है, अब देख लो, डायमंड को ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल है। ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है मतलब उसमें और ज्यादा हमें हीट देना होगा, और ज्यादा हीट मतलब उसकी इंथैल्पी बहुत हाई होगी। ठीक है, इसकी इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बहुत हाई होगी। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला रिएक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों का इंथैल्पी बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, एलोट्रोपिक फॉर्म के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा जो है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हमने देखा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा हमने देखा फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
तीसरा हमने देखा टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और फिर उसके बाद हमने देखा एलिट्रोपिक फॉर्म के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर? अब देखो, अब हम आएंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इतना तो हमने पढ़ लिया, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम क्या देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास, लेवोशियर लैप्लेस लॉ है। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, या फिर मैं पहले एक काम करती हूँ, स्टेटमेंट पहले लिख देती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, द क्वांटिटी ऑफ हीट, द क्वांटिटी of heat required, एक मिनट, the quantity of heat required for the decomposition of a compound in to its, क्या हो जाएगा, to its element, to its element is equal, or you can say must be equal, or you can say must be equal to the heat evolved during the formation of component from its element। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बोल रहा है जब भी कोई रिएक्शन हो, और उस रिएक्शन को हम लोग कोई भी एक एलिमेंट है, नहीं यहाँ पे क्या बोला, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। मान लो आपके पास कोई एक कंपाउंड है, ए बी, ठीक है, हमने क्या ले लिया, या फिर मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई भी एक कंपाउंड है ए बी। ठीक है, इस ए बी कंपाउंड को आपने क्या करा, डिकम्पोज करा इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में। अब ये किस एलिमेंट से बना हुआ है, ए और बी से बना हुआ है। अब ए और बी में आपने क्या किया, इसको तोड़ के तहस नहस कर दिया। ठीक है, क्या किया आपने, तोड़ के एकदम तहस नहस कर दिया, जिससे बना था उसी में वापस आप ले आए। ए बी से बना हुआ था, ए बी पे आप वापस उसे ले आए। ठीक है, अब ये एक रिएक्शन हुआ। ठीक है, और दूसरा हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, ए और बी को मिला के हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन का काम किया, हमने इस बार अच्छा काम किया, हमने कोई चीज बनाई, ए बी को हमने बनाया। तो अब इस केस में इन दोनों रिएक्शन में, पहले रिएक्शन हमने क्या किया था, ए बी बना हुआ था उसको हमने तोड़ दिया, दूसरे रिएक्शन में ए बी का हमने फॉर्मेशन किया। इन दोनों रिएक्शन में, ये दोनों रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, ये दोनों एग्जैक्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के, एक रिएक्शन में तोड़ रहे हैं, दूसरे रिएक्शन में बना रहे हैं। तो इन दोनों रिएक्शन का जो हीट है, या फिर आप बोल सकते हो इंथैल्पी है, दोनों क्या होगा, एकदम सेम होगा। ठीक है, दोनों क्या होगा, एकदम सेम होगा। यहाँ पे इनका, इसका जो डेल्टा एच आएगा और इसका जो डेल्टा एच आएगा, इसकी वैल्यू एकदम सेम होगी। पर फर्क क्या होगा पता है, आपको एक में एनर्जी जो भी रहेगी उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसका साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। एक की जो इंथैल्पी जो भी रहेगी, दूसरा का साइन उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यही बोल रहा है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट को तोड़ने के लिए अगर जो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर हो रही है इनटू इट्स एलिमेंट, उसके एलिमेंट में तोड़ने के लिए, मस्ट बी इक्वल टू द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट। अब जब ये फॉर्म हो रहा है तो इस फॉर्मेशन के टाइम पे ये कुछ हीट इवॉल्व करेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे ही ये हीट इवॉल्व करेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ हीट, लिखने की जगह पे हम डेल्टा एच लिख सकते हैं। डेल्टा एच यहाँ पे कुछ इवॉल्व हो रहा होगा, ये जो हीट इवॉल्व हो रहा है
ये हीट एग्जैक्ट इक्वल होगा आपके इस वाले हीट के इक्वल होगा, ठीक है, इस वाले हीट के इक्वल होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ। जब भी कोई रिएक्शन यहाँ पे अगर आप तोड़ रहे हो, इस ए बी मॉलिक्यूल को जब भी आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई एक हीट दोगे, ठीक है, आप हीट दे रहे हो रिएक्शन के अंदर, तब जाके वो कहीं टूट रहा है ए बी फॉर्म पे, ठीक है। अब इसका आप उल्टा कर रहे हो, ए बी से आप ए बी बना रहे हो, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, और जो ये हीट रिलीज हो रही है ये एग्जैक्ट इक्वल होगा इसके, ठीक है। अब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंथैल्पी बोल देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंथैल्पी की बात कर रहे हैं। इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी होगा वो इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा, पहले वाले रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है, सॉरी, हाँ, हीट क्या हो रहा है, हमें देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। सेकंड वाले रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा एच। समझ में आया? आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे, ये पूरे रिएक्शन, ये पूरा जो इक्वेशन है, इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको समझ में आया कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो इक्वल होता है हीट ऑफ डिकम्पोजिशन के, हीट ऑफ डिकम्पोजिशन के इक्वल होता है। क्लियर है? इससे आपको इतना समझ में आया कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है, इक्वल होता है, बस क्या हो जाएगा, उसका साइन ऑपोजिट कर दो, ठीक है। ये बहुत गंदा सा स्क्वायर बना था, आप इसको अच्छा सा स्क्वायर बना लो, ठीक है, एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, साइन ऑपोजिट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, क्या बोलते हैं इसको, हेसेस लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेसेस लॉ बोलते हैं। ये लॉ क्या बोल रहा है, ये लॉ क्या बोल रहा है, द हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द प्रोसेस ऑकर्स इन वन स्टेप और इन मल्टी स्टेप। मतलब क्या हो गया, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देती हूँ, द हीट absorbed or evolved during a chemical reaction is same whether the process occurs at one step or multiple step। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर आपने कोई एक रिएक्शन लिया, अगर बाय चांस आपने लिया ए से, रुको मैं कलर चेंज कर दूं, यहाँ पे आपने क्या लिया, आपने एक रिएक्शन लिया जहाँ पे ए से आपका क्या बन रहा है, बी बन रहा है, क्लियर। अब या तो आप डायरेक्ट ए से बी बना लो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ए से बी बना लो, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे और 2-3 प्रोसेस कर लो, ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो और 2-3 प्रोसेस कर लो, एक दूसरे रास्ते से जाओ, यहाँ पे बाई चांस ये सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना, उसके बाद कहीं जाके ई से बी बना, ठीक है। तो आपका पहला जो रिएक्शन का पाथ था वो ये था, दूसरा रिएक्शन का पाथ आपका ये वाला पूरा है, ठीक है। 2 रिएक्शन के पाथ से आप गए। अब इन दोनों पाथ में आपका जो डेल्टा एच रहेगा, वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्यों सेम होगा, इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक क्या है, डेल्टा एच सेम क्यों होगा, हमने अभी पढ़ा हुआ है कि डेल्टा एच क्या होता है, हमारा स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। डेल्टा एच क्या है, हमारा स्टेट फंक्शन है। मतलब ये क्या डिपेंड करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि किस स्टेट की आप बात कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, ना कि ये किस पाथ से गया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ तक गए, ठीक है। क्या डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप गए ए से
बी में गए, ठीक है। स्टेट फंक्शन वाले फंक्शन को बस ये फर्क पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक आप गए, ए से बी पे गए, तो अब ए से बी तक जाने में आपका जो इंथैल्पी चेंज हुआ वो डेल्टा एच हुआ, ठीक है। अब आप ए से बी डायरेक्टली गए या घूम के गए, इसको उससे मतलब नहीं है, आप बस ए से बी तक गए, दैट्स इट। अब मान लो यहाँ पे जो आपने रिएक्शन लिया था दूसरा वाला पाथ में, ये मान लो डेल्टा एच यहाँ पे 1 था, सी से डी जाने के लिए आपका जो है इंथैल्पी चेंज आपका डेल्टा एच 2 था, डी से ई जाने के लिए आपका इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच 3 है, और ई से बी आने में आपका इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच 4 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है एक इक्वेशन मिलेगा, इसका मतलब क्या है, आपका ए से बी जाने में डायरेक्टली सिर्फ डेल्टा एच लग रहा था, और आप अगर दूसरे पाथ से गए तो इस पाथ में जाने के लिए आपको जो है डेल्टा एच 1 2 3 4 ये पूरा मिला के डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही तो बोल रहा ना ये वाला लॉ, ये दोनों चीजें बराबर होगी, दोनों में क्या होगा, इंथैल्पी चेंज आपका बराबर होगा, ठीक है। देखो अगेन यहाँ पे हीट की बात कर रही है, लेकिन हम लोग लिख किसके टर्म्स में रहे, इंथैल्पी के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, क्यों, क्योंकि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंथैल्पी, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 प्लस डेल्टा एच 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे डेल्टा एच 4 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, ये आपका हेसेस लॉ है, यही आपका लॉ बोलता है। ये लॉ क्या बोलता है कि आप एक रिएक्शन में डायरेक्टली जाओ या फिर घूम के जाओ, दोनों के केस में क्या होगा, आपका इंथैल्पी सेम होगा, ठीक है, आपका इंथैल्पी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलो अब आते हैं एक और चीज। अब देखो ये पूरा जो हमने पढ़ा अभी, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, हमने अभी तक जो भी दो लॉ पढ़े हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि दिस इज अ consequence of the fact that इंथैल्पी जो है आपका, या फिर मैं इसको डेल्टा एच ही लिख दूं, डेल्टा एच इज स्टेट फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हेसेस लॉ का मतलब क्या हुआ कि जो इंथैल्पी है वो आपका स्टेट फंक्शन है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब फ्रॉम द टू लॉ, इन दोनों लॉ से हम कुछ चीजें क्या करेंगे, वर्किंग रूल बनाएंगे अपने लिए, ठीक है। रुको, फ्रॉम द टू लॉज the working rule from the two laws, the working rule are, मतलब इन दोनों लॉज से हमें क्या क्या वर्किंग रूल मिले हैं, चलो देख लेते हैं क्या क्या मिले हैं। पहला, ये जो केमिकल रिएक्शन है हम लोग उसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको दिया है तो उसको हम लोग रिवर्स करके लिख सकते हैं। आप पहले क्या करो, बस लिखते जाओ, मैं आपको बाद में समझाऊंगी क्या है इसका मतलब। केमिकल इक्वेशन कैन बी reversed can be reversed and the sign of delta H is reversed। मतलब अगर केमिकल रिएक्शन को अगर आप रिवर्स कर दोगे तो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और क्या हो रहा है, और केमिकल इक्वेशन कैन बी एडेड, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं। जो भी आपका केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग डिवाइड, मल्टीप्लाई, सम कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है, कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड। यहाँ पे ईडी ईडी लगा लेना सब में, यहाँ पे मल्टीप्लाइड में ईडी लगा लेना, डिवाइड में भी ईडी लगा देना, ठीक है। कैन बी डिवाइडेड बाय एन इंटीजर, ठीक है, कोई एक इंटीजर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। हमने देखा था जब नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था तो क्या देखा था हमने, हाफ से अगर मल्टीप्लाई किया था वाटर के फॉर्मेशन को तो उसका एंथैल्पी भी क्या हो गया था, हाफ हो गया था, ठीक है। तो हम लोग क्या मान सकते हैं, किसी भी इंटीजर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनटू, सब्सट्रैक्ट सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। अब देखो एक और चीज हम लोग यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे देखेंगे, वो क्या है, एक और पॉइंट देखेंगे हम लोग, जो टर्म्स आइडेंटिकल होंगे जब हमने मान लो दो इक्वेशन को ऐड किया या डिवाइड किया। आपको अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस सुनते जाओ, मैं जब आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। टर्म्स आइडेंटिकल इन क्वांटिटी, the terms identical in quantity and quality on the both side of the equation may be cancelled out, can be cancelled out, ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, मान लो आपने कोई एक इक्वेशन लिया a प्लस बी प्लस सी, या फिर a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, ठीक है, ये आपने लिया इक्वेशन। आपने एक और इक्वेशन लिया जिसमें सी प्लस ई, मान लो यहाँ पे सी प्लस ई इज इक्वल्स टू यहाँ पे कहीं बी प्लस एफ बन रहा है, ठीक है, ये आपका बन रहा है। इसका इंथैल्पी आपके पास x है, इसका इंथैल्पी आपके पास डेल्टा एक्स वाई है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहूँ इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करना चाहूँ, इन दोनों के इक्वेशन को अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ई इज इक्वल्स टू सी प्लस डी इज इक्वल प्लस बी प्लस एफ होगा ये, और हमारा इंथैल्पी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल एच एक्स प्लस डेल एच वाई, ठीक है, डेल एच एक्स प्लस डेल एच वाई हो जाएगा हमारा इंथैल्पी, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये B और यहाँ पे भी क्या है B, यहाँ पे क्या है C और यहाँ पे भी क्या है C, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा, a प्लस ई इज इक्वल्स टू डी प्लस एफ, ठीक है, ये देख रहे हो नॉर्मल अलजेब्रा जैसा हो जा रहा है ये इक्वेशन, ठीक है, अलजेब्रा जैसा ये इक्वेशन हो जा रहा है, और इस रिएक्शन का आपके पास इंथैल्पी ये वाला निकल के आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। इस टाइप से आप इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को नॉर्मल अलजेब्रिक तरीके से प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। चलो ये चीज हमने सीखा। अब देखो यहां से अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आपने जो भी सीखा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप जो भी सीख रहे हो उसको साथ साथ में लिखते जाओ, ठीक है, लिख लिख के सब पढ़ोगे तो आपको हर चीज अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज, क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी,
एक मिनट। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी, वो ये है कि अभी आप बहुत जगह पे ना स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ोगे, ठीक है। मैंने खुद ही अभी बहुत बार बोल दिया एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो जब भी आपको दिखे ऐसा कुछ डेल्टा एच, उसके माथे पे ऐसा जीरो, उसका मतलब क्या होता है, ये बात कर रहा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ये किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहा है। समझ में आया आपको, समझ में आया। अब ये स्टैंडर्ड है क्या भाई, इसका स्टैंडर्ड क्या है, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। केमिस्ट्री में हमने कुछ एक स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है, कुछ एक स्टैंडर्ड हमने मान लिया कि ये अगर इस टेम्परेचर प्रेशर को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो कंडीशन क्या है, हमारा स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड जानने के लिए देखो, स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपका क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और यू कैन से 298 केल्विन होता है, क्लियर। और प्रेशर की वैल्यू जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है। अब देखो, अगर आप ध्यान दो तो ये टेम्परेचर और ये प्रेशर यूजुअल एवरेज टेम्परेचर होता है आपके दिन का, ठीक है। दिन में आपका एवरेज प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है आपका, एवरेज रूम टेम्परेचर आप बोल सकते हो, या फिर रूम का कंडीशन बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया। चलो अब हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी में अभी हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो कमर कस के बैठो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नंबर 1 इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये ज्यादा जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको नाम से ही सब समझ में आने लगेगा क्या होता है ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, जब भी कोई चीज फॉर्म हो रही है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो उस टाइम पे, फॉर्मेशन के टाइम पे जो भी इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज योर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सिंपल, कोई झोल कोई झमेला नहीं है। चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन, रुको रुको रुको, व्हेन 1 मोल, when 1 mole of substance is formed from its constituent elements, क्या बोला मैंने, when 1 mole of substance is formed, जब 1 मोल ऑफ कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, किससे फॉर्म हो रहा है, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है, which are at their most stable form, which are at their most stable form है, is called enthalpy of formation, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तो हमें देखना ही है, बिना एग्जाम्पल के दुनिया नहीं चलती है, तो चलो एग्जाम्पल देख लो। मान लो आपने क्या बनाया, वाटर बनाया, वही हमारा घिसा पिटासा वाटर, बना लो वाटर। यहाँ पे हमने क्या बनाया, H2O। अब देखो वाटर बनाते टाइम ये जो आपका वाटर है, हमें क्या बनाना है, 1 मोल ही बनाना है, ठीक है। डेफिनेशन में ही आपका दिया हुआ है 1 मोल फॉर्मेशन होना चाहिए। यहाँ पे 1 मोल वाटर बनाने के लिए यहाँ पे हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, और इसका स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, H2 आपका गैस में रहता है और
O2 आपका गैस में रहता है और लिक्विड वाटर जो आपका लिक्विड में रहता है। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड कंडीशन है। चलो अब देखते हैं आगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, वही सेम इक्वेशन जो हमने लिया था, कार्बन का एक लिया हमने ग्राफाइट फॉर्म लिया हमने, और हमने लिया एक कार्बन का डायमंड फॉर्म। क्या लिया हमने? एक ग्राफाइट फॉर्म लिया, एक डायमंड फॉर्म लिया, दोनों को हमने क्या करा? ऑक्सीडाइज करा। चलो बबुआ ऑक्सीडाइज करते हैं इसको। ऑक्सीडाइज करना मतलब जला के तहस नहस कर देना, उसका जला के कोयला बना देना। कोयला तो नहीं, उससे भी ज्यादा जला देना कि पूरा सब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। ठीक है, पूरा जला के आपने क्या कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया इसको। ठीक है, अब इन दोनों के केस में आपका कौन सा डेल्टा एच एफ होगा? डेल्टा एच एफ मतलब, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा एच एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, कौन सा डेल्टा एच एफ होगा और कौन सा नहीं होगा? ठीक है, कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, बताना जरा। एनी गेसेस? चलो तो देखो, मैंने अभी बताया था आपको, कार्बन का जो ग्राफाइट फॉर्म है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं। ठीक है, कार्बन का जो ग्राफाइट फॉर्म है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ग्राफाइट जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिमेंट को ही हमें लेना है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, क्या बोला है डेफिनेशन में? व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट विच आर एट देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। मोस्ट स्टेबल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टेबल फॉर्म क्या है कार्बन का? ये वाला है। तो हम बोलेंगे, ओ आई एम सो सॉरी, मैंने एक चीज गलत बोली यहाँ पे। मोस्ट स्टेबल फॉर्म आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, वो अलग बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म अलग चीज होता है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों के केस में डायमंड जो है ये दुनिया का सबसे स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, मैंने बताया था डायमंड में जितना भी आप टेम्परेचर बढ़ा लो, इसको जलाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो कार्बन का ग्राफाइट और डायमंड में से अगर कंपेयर करना हुआ हमें, तो हमें पता है डायमंड ही सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब डायमंड स्टेबल है मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला जो है आपका डेल्टा एच एफ होगा और ये वाला डेल्टा एच एफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें डेल्टा एच एफ, हम उसी रिएक्शन को बोलते हैं जहाँ पे सारे चीजें जो क्या अपने किस फॉर्म में है? अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है। ठीक है, अब शर्तन यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन अपने गैसियस फॉर्म में था, ये तो मैं बताना ही भूल गई। ऑक्सीजन अपना गैसियस फॉर्म में था, कार्बन डाइऑक्साइड भी अपना गैसियस फॉर्म में था, ये रेगुलर है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड वाला रिएक्शन जो है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम इससे निकालेंगे, ना कि इससे। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कहानी खत्म। अब एक और चीज जान लो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए, वो ये है कि वेट, उसके लिए क्या है? ये क्या है हमारा जो डेल्टा एच एफ जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसकी वैल्यू इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म पे जो डेल्टा एच फॉर्मेशन का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं? उसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं? 0 कर लेते हैं। अब कोई बता सकता है कि क्यों हम 0 अज्यूम करते हैं? कोई बता सकता है क्यों हम लोग 0 अज्यूम करते हैं? बताओ, रीजन बताओ, रीजन क्या है इसका? हम लोग क्यों डेल्टा एच एफ अगर वो बहुत अपने स्टेबल फॉर्म पे हो तो हम लोग उसका 0 क्यों ले लेते हैं? डेल्टा एच एफ को क्यों ले लेते हैं? यहाँ पे हमने कार्बन लिया, कार्बन के अगर डायमंड फॉर्म की अगर हम बात कर रहे हो, कार्बन की डायमंड फॉर्म के फॉर्मेशन की अगर हम बात कर रहे हो, तो डेल्टा एच एफ ऑफ डायमंड, डेल्टा एच एफ ऑफ डायमंड अगर हम ले तो इसको हम लोग 0 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये क्या है? डायमंड क्या है? अपने स्टेबल फॉर्म पे ही है ना, अपने स्टेबल फॉर्म पे ही है ना ये। अब इस स्टेबल फॉर्म से आप क्या ही फॉर्म करोगे? इस स्टेबल फॉर्म से आप इसका ही अगर आप फॉर्मेशन करोगे तो आप कितना हीट देना पड़ेगा? हीट नहीं देना होगा, इनफैक्ट कोई रिएक्शन ही नहीं करना पड़ेगा।
अगर मैं आपको बोलूं डायमंड से आप डायमंड बना लो, डायमंड से अगर आप डायमंड बना लो तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, डायमंड से डायमंड बनाना इम्पॉसिबल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच एस जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं नो रिएक्शन इज नीडेड। बच्चों वाले क्वेश्चन थे ना, कि खतरनाक डरा देंगे, क्यों डेल्टा एच एफ अपने सबसे स्टेबल फॉर्म पे 0 लेते हैं, आप बच्चे रटना शुरू कर देंगे। डेल्टा एच एफ अपने सबसे स्टेबल फॉर्म में 0 होते हैं, क्यों 0 होते हैं भाई, क्योंकि अपने स्टेबल फॉर्म पे वो स्टेबल फॉर्म पे ही है वो। अब उस फॉर्म से अगर वो अपने खुद को बनाने की कोशिश कर रहा है, खुद को बना रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है अपनी ही, तो क्या हो जाएगा, उसका रिएक्शन तो कुछ होगा ही नहीं ना, वो खुद से खुद को कैसे बनाएगा, है ना। तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, अब रिएक्शन नहीं हो रही है तो डेल्टा एच एफ तो 0 ही होगा ना। नो रिएक्शन इज needed, no reaction is needed to form itself, खुद को बनाने के लिए कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए डेल्टा एच एफ नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज 0 होता है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड नंबर इंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसका मतलब जला के राख कर देने में जो इंथैल्पी चेंज हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, चलो ऐसा तो लिखोगे नहीं ना, डेफिनेशन क्या लिखोगे, उसका डेफिनेशन पढ़ ले। क्या है डेफिनेशन, क्या है, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी when 1 mole of substance is completely burnt, is completely burned, completely burnt in excess of oxygen, अच्छा इन प्रेजेंस होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब भी आप कोई चीज को जला रहे हो बहुत सारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसको क्या बोल देंगे हम, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। उस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल देंगे। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन है आपका, आपने किस फॉर्म में लिया है, सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो क्या हो गया हमारा, CO2 हो गया गैसियस फॉर्म में। इस केस में क्या हो जाएगा, जो भी इंथैल्पी चेंज हो जाएगा उसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल देंगे। अब देखो, अगर आपको कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, अगर आपको कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि वो उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, तो आप मान लोगे ये जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। ठीक है, आप क्या मान लोगे कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। क्लियर। अब देखो, मान लो आपने क्या लिया, इथेन लिया, C2H4 लिया, क्या लिया आपने, C2H4 लिया, इथीन। ठीक है, ये वाला चीज लिया आपने, इसको आपने क्या किया, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ पूरा जला के खत्म कर दिया। आपके पास क्या मिला, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिले, क्योंकि 2 कार्बन आइटम है, और साथ में आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, एक मिनट, 2 आपके वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका होगा गैसियस फॉर्म में। क्लियर। तो आपका ये वाला अगर आपका रिएक्शन है तो इस रिएक्शन के लिए आपका जो डेल्टा H होगा कंबशन का,
वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? इस केस में क्या हो रहा है, डेल्टा एच रिएक्शन, ये रिएक्शन ही क्या है, कंबशन रिएक्शन है। ये कंबशन रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज अगर हम बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉरी मैं जो बोल रही थी, इस रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज अगर हम बोले, डेल्टा एच रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो डेल्टा एच रिएक्शन जो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथीन, है ना? सही है ना? ये हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखो डेल्टा एच रिएक्शन जो है, डेल्टा एच रिएक्शन जो है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट के, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना। अब देखो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड है और 2 आपके पास वाटर है। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसको अगर आपको सॉल्व करना हो, डेल्टा एच रिएक्शन को अगर आपको लिखना हो, तो प्रोडक्ट साइड के लिए क्या लिखोगे आप, 2 मॉलिक्यूल ऑफ आपके पास क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड थे और 2 वाटर थी। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप डेल्टा एफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखोगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए डेल्टा एच एफ ऑफ क्या लिखोगे आप, H2O लिखोगे। 2 वाटर मॉलिक्यूल थे। ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट का कहानी हो गया। अब माइनस कर देंगे, किससे, रिएक्टेंट से माइनस कर देंगे। रिएक्टेंट में क्या है आपका, एक इथेन मॉलिक्यूल है और 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो एक इथेन मॉलिक्यूल के लिए आपका डेल्टा एच एफ ऑफ इथेन, सॉरी इथीन है ये, नॉट इथेन, C2H4 प्लस 3 आपका क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। 3 आपका क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो 3 इंटू डेल्टा एच एफ ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा, इस तरीके से आपका निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो डेल्टा एच सी, यानी कि कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी आपका निकल जाएगा इसी तरीके से। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो ये जो रिएक्शन क्या है, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जल रहा है ना, जल रहा है मतलब वो हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है मतलब वो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, खुद से हीट दे रहा है मतलब खुद नेगेटिव हो गया, दे रहा है हीट दे रहा है मतलब खुद नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव होने के लिए आपका क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट जो है ये आपका बड़ा होगा इस पार्ट से। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका बड़ा होगा इस पार्ट से। ये जस्ट मैंने पॉइंट आपको नोट डाउन करवा दिए। ठीक है, जस्ट मैंने आपको पॉइंट हाईलाइट करवा दिए फिर दिखा दिए। ठीक है, चलो अब एक चीज और देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे हम लोग, कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, यहीं पे आपका एक आता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब है जब भी आप 1 मोल ऑफ किसी चीज को जलाते हैं अच्छे से, उस जलाने पे जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी बोल देगा, कंफ्यूज कर देगा आपको, वो कंफ्यूज नहीं होना है, जान के रखो। हीट रिलीज्ड when 1 mole of a substance is completely burned in excess of oxygen is known as calorific value। ठीक है, समझ में आया, इतना क्लियर है? चलो अब एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, 3rd नंबर पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंथैल्पी देखेंगे, क्या होगा हमारा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब बताओ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है आपका सॉलिड से लिक्विड बनना। ठीक है, सेम यहाँ पे भी सेम होगा, आप क्या ले रहे हो, सॉलिड ले रहे हो,
मान लो आपने वाटर ही ले लिया सॉलिड फॉर्म में, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्या हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, फ्यूजन बोल देंगे, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अब इस प्रोसेस में जो आपका इंथैल्पी चेंज हो जाएगा, जो आपका इंथैल्पी चेंज हो जाएगा, उसी को क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोल देंगे, ठीक है। उसी को क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोल देंगे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा आपका द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of gas, sorry, 1 mole of liquid to gas is known, sorry, I'm so sorry, 1 mole of solid to liquid is called your enthalpy of fusion, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, amount of heat required to convert 1 mole of solid to liquid state is known as your enthalpy of fusion, ठीक है, क्लियर। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो कन्वर्शन हो रहा है, ये हो रहा है एट देयर मेल्टिंग पॉइंट। किस टेम्परेचर पे हो रहा है ये फ्यूजन, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे ही हो रहा है, ये आपको याद रखना है। जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो हम लोग देखते हैं वो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ही होना चाहिए। मतलब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर किस पॉइंट पे मेल्ट करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये रिएक्शन हो रहा है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देख लेते हैं फोर्थ टाइप का। अब बहुत इजी है ये सारे। उसके बाद आपको देखना है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, अब मैं आगे आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी, बस मैं आपको मुंह से बता दूंगी, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में आपका क्या होगा, सेम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजी है। वेपर में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका 1 mole ऑफ एनी सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole ऑफ लिक्विड टू गैस एट देयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट देयर मेल्टिंग नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। ये हम लेंगे एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole ऑफ लिक्विड टू 1 mole ऑफ गैस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर, समझ में आया। ये आपका हो गया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट देखो, हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये सब क्या एकदम इजी लग रहा है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बस आपको क्या करना है, कंडीशंस याद रखने हैं, कंडीशंस याद रखने हैं। इसमें क्या हो जाएगा, मान लो सब्लिमेशन किसका होता है, सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाना, ठीक है। तो सब्लिमेशन होता है आपका आयोडीन का होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आयोडीन का एग्जांपल ले लेते हैं। आयोडीन सॉलिड से डायरेक्टली किस में जा रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, डायरेक्टली सॉलिड से गैस, या फिर कैम्फर भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole, लिख लो, मैं लिख ही देती हूँ, लिख लो लिख लो लिख लो, amount of heat required to convert 1 mole of solid to gas at their मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, मेल्टिंग पॉइंट। ये कन्वर्शन किस पॉइंट पे हो रहा है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बॉन्ड इंथैल्पी। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, देखो इसका डेफिनेशन लिखो।
एक मिनट, इसका डेफिनेशन लिखो आप। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to dissociate 1 mole of bond, 1 mole of bond in gaseous state into its अच्छा ये नहीं होगा, वन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड इन gaseous state इज कॉल्ड देयर, इन नहीं होगा, इनटू होगा, इनटू द gaseous state होगा। उनके गेशियस स्टेट पे उनको तोड़ देने को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी बोल देते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया? ये इनटू है। इनटू इनटू गैसियस स्टेट। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये हम लोग गैसियस फॉर्म में ही लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग गैसियस फॉर्म में ही लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड इनटू गैसियस स्टेट एट द गैसियस फॉर्म, एट द गैसियस स्टेट भी होगा, एट द गैसियस स्टेट में भी हो रहा है और गैसियस फॉर्म पे ही हम लोग उसको तोड़ रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया किसका, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। क्या लिया, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम एग्जांपल ले तो किसका एग्जांपल लेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल का अगर हम एग्जांपल ले, डायटोमिक मॉलिक्यूल का अगर हम एग्जांपल ले तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो भाई, H2। ठीक है, अब इस बॉन्ड को हम कर रहे हैं ब्रेक। क्या कर रहे हैं, ये H बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को हम करना चाहते हैं ब्रेक। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, H गैस फॉर्म में और H गैस फॉर्म में आएगा ना, यही आएगा ना। तो इस केस में जो इंथैल्पी चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, ये जो तोड़ने में हमें एनर्जी लगी, इसको हम लोग बोल देंगे बॉन्ड इंथैल्पी। अब डायटोमिक के लिए हम जो यहाँ पे एनर्जी देके जो तोड़ रहे हैं, उससे एक ही बॉन्ड टूट रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर HCl ले लेते, HCl अगर हम ले लेते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H गैस में आएगा, Cl भी हमारा गैस में आएगा, तो इसको भी हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी बोल देंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, बॉन्ड इंथैल्पी ही बोल देंगे। पर झमेला कहाँ आ जाता है पता है, यानी कि लोचा जो है, लोचा कहाँ से शुरू हो जाता है, लोचा तब शुरू होता है जब हम ले लेते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा आइटम्स हो, सॉरी 2 से ज्यादा आइटम हो। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ले लिया बाई चांस फॉर पॉली एटॉमिक के लिए, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, मान लो आपने लिया मीथेन। ठीक है, मीथेन में क्या होता है आपका, कार्बन है का, कार्बन का 4 हाथ होता है, चारों हाथ में आपका क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, आपने क्या किया, मीथेन को क्या करा, बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करी। आपने क्या किया, मीथेन को बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करी हीट देके। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये मान लो CH3 है और प्लस एक आपका बॉन्ड टूट गया, या फिर आप मान लो ऐसे ही मान लो कि सब कुछ टूट गया। अब एक तो नहीं तोड़ पाओगे, आपने क्या किया, सबके सब तोड़ दिए, C अलग हो गया और 4H अलग हो गए। ठीक है, 4H आपके अलग हो गए, तो इस फॉर्म पे आपका कार्बन भी गैस में है, H भी आपका गैस में है। यहाँ पे जो आपका डेल्टा H रिएक्शन है, उसको हम लोग बोल देंगे, डेल्टा H रिएक्शन जो है वो आपका कुछ एक अमाउंट आएगा। मान लो यहाँ पे आपका 400 आ गया, मैंने अज्यूम करा है कि 400 आया है। ठीक है, मैंने क्या अज्यूम करा है कि ये 400 आया है, आपका 400 किलो जूल पर मोल आपका आया है। ठीक है,
अब ये रिएक्शन, ये जो आपका एनर्जी लगा था तोड़ने में, आपको जो भी आपका इंथैल्पी चेंज हुआ, जो भी आपका इंथैल्पी लगा, ये इंथैल्पी आपका चारों के चारों बॉन्ड को तोड़ दिया इसने। ठीक है, ये आपका क्या किया, चारों के चारों बॉन्ड को तोड़ दिया। अगर आप किसी एक सी एच बॉन्ड का, मान लो आप अगर सिर्फ ये वाले सी एच बॉन्ड का बॉन्ड इंथैल्पी अगर आप निकालना चाहो, ये दोनों सी एच का अगर आप बॉन्ड इंथैल्पी निकालना चाहो, तो आप कैसे निकालोगे? सिर्फ एक सी एच मॉलिक्यूल का निकालना चाहो तो कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको निकालने के लिए सिंपल, आपके पास 4 सी एच बॉन्ड था, तो आप क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, सीधा 4 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। क्लियर है? आपके पास कितना आ जाएगा, 100 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना तो हो गया। अब देखो, ये जो हमने लिया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो, जब भी हम डायटोमिक केस है हमारे पास, डायटोमिक केस के लिए हमारा एब्सोल्यूट बॉन्ड एंथैल्पी निकल रहा है। ठीक है, डायटोमिक केस के लिए बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है, बॉन्ड एनर्जी होता है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपका एब्सोल्यूट निकल रहा है। पर आपका क्या हो जाएगा, अगर आप ये ले लो, पॉलीएटॉमिक के लिए ले लो, तो अब वो आपका क्या निकल रहा है, एवरेज वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख लो, फॉर डायटोमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आपका जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है वो आपका क्या निकल रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकल रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकल रहा है ना। और अगर हम लोग पॉलीएटॉमिक के केस का बात करें, पॉलीएटॉमिक का बात करें, तो हमारा जो बॉन्ड एनर्जी है वो एवरेज वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने बाई 4 किया, हमें एग्जैक्ट नहीं पता ये सी एच का कितना है बॉन्ड एंथैल्पी, ये एग्जैक्ट नहीं पता है। हमने हमने क्या किया, मान लिया कि सबका इक्वल है, और हम ये सी एच बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया 4 से। ठीक है, तो ये क्यों है एवरेज, मैं आपको एक और थोड़ा डिटेल तरीके से समझा देती हूँ एक बार। देखो, मान लो आपके पास यहाँ पे ये मीथेन मॉलिक्यूल है, मीथेन मॉलिक्यूल है आपके पास, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, और ये हाइड्रोजन आपका 4 है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे हीट दिया, और क्या हुआ, आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया अभी, तो आपके पास क्या है, CH3 है प्लस ये H2 वाला, या फिर आप सोचो ये क्या है आपका, इसको मैंने मान लिया H1, H1, ये H2 है। ठीक है, आपने क्या किया, ये H1 वाला जो है आपका वो अलग आ गया, गैसियस फॉर्म में आ गया, और ये मीथेन भी आपका गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका हुआ। फिर आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस बार H1 को नहीं तोड़ के आपने डिसाइड करा कि आपने H2 को तोड़ना है। ठीक है, ये H2 वाले को आपने तोड़ने का सोचा, और यहाँ पे आपका H1 वैसे का वैसे ही है, H4 और H3 भी आपका वैसे का वैसे ही है। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, H3, और आपका जो है वो H2 अलग से आ गया। ठीक है, मान लो इस केस में आपका जो एनर्जी है वो लगा आपका, वो लगा आपका, इस केस में आपका एनर्जी था वो 101 लगा था, इस केस में लगा जो मान लो आपका 99 लगा होगा, और आपका बाई चांस ये H3 को तोड़ने में आपका जो इंथैल्पी चेंज लगा, लेट सपोज वो 98 लगा, और आपका जो है H4 को तोड़ने में आपका जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो आपका H4 लगा, सॉरी 102 लगा। तो अब आपके पास ये सारी वैल्यूज क्या है, ये आपका इंथैल्पी है, ये सारी इंथैल्पी है। अब जब आप इसका H1 और H2, H3 और H4
इसका जब आप एवरेज लोगे ना तो ये एवरेज का वैल्यू आ जाएगा 100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आप एवरेज करके देखना इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो एवरेज वैल्यू है, हमने ये एवरेज वैल्यू मान के ही सारा कैलकुलेशन करा है। एग्जैक्ट ये जो 101 आया था H1 के लिए, H2 के लिए आपका 99 आया था, तो ये हमने कंसिडर ही नहीं किया। हमने बॉन्ड एनर्जी के पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमने ये चीज़ कंसिडर ही नहीं किया। ठीक है, हमने डायरेक्ट क्या मान लिया कि सब कुछ एवरेज है, सारा इक्वल है और सब क्या है, 100 करके सबका बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट से मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि फॉर डायटोमिक केस के लिए आपका बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपका एब्सोल्यूट होता है और पॉलीएटॉमिक केस के लिए वो आपका एवरेज होता है। ठीक है, क्लियर? चलो, इतना समझ में आया? अभी तक हमने कितना देखा, 6 देख लिया। चलो, समझ में आया? अब देखो, अब हम पढ़ेंगे, अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। अब हम पढ़ेंगे 7th नंबर, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मतलब, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब, आप क्या कर रहे हो, आपने कोई एक रिएक्शन लिया। ठीक है, H2O को ही ले लेते हैं, सबसे प्यारा हमारा, सारे रिएक्शन में, सारे एग्जाम्पल में फिट हो जाता है ये। ठीक है, H2O लिया हमने, इसको इस तरीके से हमने तोड़ा, इस तरीके से इसको हीट दिया कि ये क्या हो गया, अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस पे ये, सॉरी कंस्टिट्यूएंट एटम पे ये टूट गया, आयंस नहीं एटम पे ये टूट गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम लोग बोल देंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन। क्लियर? क्लियर? इसका अब डेफिनेशन लिखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट required for converting 1 mole, for converting 1 mole of gaseous substance, 1 mole of substance, अच्छा सॉरी gaseous नहीं होगा, 1 mole of substance, 1 mole of substance from its stable form, from its, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, from its standard form to its constituent gaseous atom, constituent gaseous atom। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी एक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को चेंज करने में, कहाँ से, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से लेकर उसके गेशियस कंस्टिट्यूएंट एटम के फॉर्म तक चेंज करने में जो भी आपको इंथैल्पी चेंज या फिर जो भी आपको एनर्जी हीट देना पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आपको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल देंगे। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। अब इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है, इसका मतलब है कि पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, उसके बाद समझेंगे क्या होता है ये। अमाउंट ऑफ हीट required for, amount of heat required, wait, amount of heat required when 1 mole of element, sorry, 1 mole of element, 1 mole of element is converted into, converted from one form of allotrope to another
another form of its allotrop allotrop is called enthalpy of formation, enthalpy of transition, सॉरी क्या है, enthalpy of transition। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको कोई दो एलोट्रॉप है, कार्बन का एग्जाम्पल लेते आए हैं तो हम उसी का एग्जाम्पल लेंगे। कार्बन का आपने ग्राफाइट लिया, ग्राफाइट से आपको डायमंड में जाने के लिए, ग्राफाइट से डायमंड में जाने के लिए आपको जितना इंथैल्पी, जितना भी आपको हीट देना पड़ा, इस प्रोसेस में जितना भी आपका इंथैल्पी चेंज हुआ, उसको हम लोग बोल देंगे, आप क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन बोल देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन बोल देंगे। क्लियर है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन बोल देंगे। ठीक है, चलो समझ में आया, चलो हो गया। अब लास्ट हम पढ़ने वाले हैं एक इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अब सॉरी फ्यूजन तो हमने देख लिया था, आई एम सो सॉरी। लास्ट हमारा क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन देखेंगे हम, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन देखेंगे, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनेशन करने में जो भी एनर्जी, जो भी आपका इंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोल देंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, यहाँ पे आपका बेंजीन है, बेंजीन नहीं है ये, क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में एक डबल बॉन्ड, यानी कि ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन हो गया। क्या हो गया ये, साइक्लोहेक्सीन हो गया। साइक्लोहेक्सीन में आपने क्या किया, H2 ऐड करा, तो क्या हो जाएगा, ये सारा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा हाइड्रोजनेशन के बाद। तो इस प्रोसेस में जो भी इंथैल्पी चेंज हो जाएगा, दैट इज योर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। सिंपल, कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी। इसका डेफिनेशन भी देख लो, चलो इसमें क्या होगा, इसका डेफिनेशन है एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ unsaturated 1 mole of unsaturated compound, 1 mole of unsaturated compound is converted into saturated लिखना है, saturated हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड, या फिर सैचुरेटेड लिखो या फिर हाइड्रोजनेटेड लिखो, हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड योर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर है, चलो ये 9 है। एक लास्ट देख लेते हैं, 10th नंबर। ठीक है, 10th नंबर लास्ट देख लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, वो एक लास्ट टाइप का इंथैल्पी चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनको चलो ये हो गया हमारा लास्ट टाइप। हमारे क्या पास क्या है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या है हमारे पास, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 10th नंबर क्या है हमारा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो ये सारी चीजें डिफिकल्ट तो नहीं है, बस आपको क्या करना है, एक एक बार देखते रहना है अच्छे से चीजों को, एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में ना क्वेश्चन में यही सारे टर्म्स को इधर उधर घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये होता है आपका हीट इवॉल्व्ड
यानी कि क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस का ही होता है, एसिड इज completely neutralized by one equivalent of base in dilute solution is called your heat of neutralization. ठीक है, is called your heat of neutralization. अब देखो, अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप लोगे, तो यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कुछ आएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपका कुछ आएगा। ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपने लिया। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने H2SO4 लिया और यहाँ पे NaOH ले लिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल आएगा, किलो कैलोरी पर मोल आएगा। या फिर अगर आप इसको जूल्स में लिखना चाहो तो आपका -57.2 किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है, हीट रिलीज होगा इसीलिए माइनस में है वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या आ रहा है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू इतना आता है। पर अगर, एक मिनट, अगर आप इसके जगह पे अगर आप ले लो वीक एसिड, आपने क्या ले लिया, वीक एसिड ले लिया, आपने क्या ले लिया, रुको, अगर आपने यहाँ पे वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, या फिर आपने लिया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, या फिर आपने दोनों ही वीक ले लिया, वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही ले लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसमें क्या है, वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर का क्वांटिटी जब ज़्यादा होगा, इस केस में क्या होगा, जब भी आप कोई भी चीज़ अगर आप वीक ले रहे हो, मतलब वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा है, इस केस में क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा H जो है, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जो है आपका, वो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 13.7 किलो कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, लेस देन 10 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये मॉड में लेंगे हम लोग वैल्यू। ठीक है, या फिर अगर आप जूल्स पे लिखना चाहो तो कितना था, 57.2 किलो जूल्स पर मोल, जो लिखना है लिखो। ठीक है, समझ में आया, ये था आपका पूरा किस्सा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी हमने देख लिया, हमने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा, आज हमने बहुत कुछ इंथैल्पी के बारे में जाना। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and share with your friends and do subscribe to our channel. Thank you.